एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 12th का बिज़नेस के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। बट बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर आई वांट यू टू से प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ एंड में लाइक और कमेंट भी करना, इससे मेरा भी जो मोटिवेशन है बूस्ट अप होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। Meaning, so far we have done the planning, which is the first function of management, right? And if we talk about organizing, it is the second function of management after planning. जो planning के बाद जो second function आता है management का, वो है organizing. Organizing can be defined as a process that initiates implementation of plans. जो भी हमने प्लान्स बनाए पहले उनको हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स, कि क्या क्या जॉब्स होंगी, किस तरीके की होंगी, ठीक है। एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स, कि कौन किसका बॉस होगा, कौन किसका सबॉर्डिनेट होगा। एंड इफ़ेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज, कि किसको कितने रिसोर्सेज चाहिए, ये सब हम वहाँ डिसाइड करेंगे फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। जो भी हमारे गोल्स थे हमने प्लानिंग में डिसाइड किए थे, उनको हम यहाँ क्या करने वाले हैं, अचीव करने वाले हैं। किस तरीके से? 3 तरीके से। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स कैसे कैसे करेंगे? बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स, नंबर 1 हो गया बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स। सेकेंड इज़ वर्किंग रिलेशनशिप्स, क्लैरिफाई करेंगे हम। थर्ड इज़ इफ़ेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज। ये 3 चीज़ें करके हम अपने ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप को पूरा करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम्पल देखो, बहुत सिंपल से एग्ज़ाम्पल लिया है। ये एग्ज़ाम्पल आप पढ़ते ही समझ जाओगे कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। एग्ज़ाम्पल क्या है? सिंपल सा, इमेजिन कि आप एक फेयर या कोई मेला ऑर्गेनाइज़ कराने वाले हो। स्कूल में भी हो सकता है, राइट? स्कूल में करा रहे हो ऑर्गेनाइज़, या अपने घर पे किसी की बर्थडे पार्टी आप थ्रो कर रहे हो, तो वो भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। अब व्हाट गोज़ ऑन बिहाइंड द सीन टू मेक इट द डिज़ायर्ड रियलिटी यू वांट। आपको जो भी जैसा भी चाहिए, आप उसके लिए बिहाइंड द सीन मतलब क्या क्या प्लानिंग, क्या क्या कैसे कैसे उस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करोगे, ठीक है। जो आपकी पूरी एक्टिविटी है, सपोज़ आप फेयर ऑर्गेनाइज़ करा रहे हो, यहाँ पर पूरी एक्टिविटी को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, स्पेसिफिक एरियाज़। कि कोई फूड आप अपने नीचे लोगों को रखोगे कि तुम फूड संभालोगे, तुम डेकोरेशन का काम देखोगे, तुम टिकट्स का काम देखोगे। ऐसे अलग अलग कमिटीज़ बन जाएंगी, राइट। उसके बाद क्या होगा कि उनके ऊपर कोई सुपरविज़न के लिए चाहिए जो ओवरऑल इवेंट को सुपरवाइज़ करेगा, वो भी आपको बंदा चाहिए, है ना। Coordinating relationships are established among various groups to enable smooth interaction and clarity about each group's contribution towards the event. हम क्या करेंगे, जो हमने अलग अलग कमिटीज़ बिठाई हैं, फूड कमेटी, डेकोरेशन कमेटी, टिकटिंग कमेटी, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यानी कोऑर्डिनेशन मतलब कि ये नहीं कि वो अपना फूड कमेटी अपना अलग काम कर रही है, डेकोरेशन कमेटी अलग काम कर रही है, नहीं। हर एक कमेटी का काम करने का एक टाइम होगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या, डेकोरेशन कमेटी काम करेगी। जब तक डेकोरेशन कंप्लीट नहीं होगी तो क्या टिकटिंग कमेटी टिकट देकर लोगों को अंदर भेजेगी? नहीं, राइट। तो कोऑर्डिनेशन क्या है बेसिकली, कि टाइम के अकॉर्डिंग काम होना। पहले डेकोरेशन कमेटी का काम है तो उसका काम ख़त्म हो और वो टिकटिंग कमेटी को इन्फॉर्म करे और हाथों हाथ फूड कमेटी को इन्फॉर्म करे। उससे क्या होगा कि दोनों टिकटिंग और फूड कमेटी अपना अपना काम शुरू कर देंगे, और जो जैसे ही लोगों की एंट्री होगी टिकट कटेगी, और फिर टिकटिंग कमेटी किसको इन्फॉर्म करेगी? फूड कमेटी को, कि इतने इतने लोग आ रहे हैं, वो उस अकॉर्डिंग खाना बनाना शुरू कर देंगे, राइट। तो कोऑर्डिनेशन क्या है कि अपना अपना काम करना लेकिन साथ वाले को साथ लेकर चलना, राइट। इससे क्या होगा, स्मूथ इंटरेक्शन होगी। इंटरेक्ट कर रहे हो ना आप बीच में, तो क्लैरिटी होगी किसने कितना काम कर लिया, किसने कितना काम नहीं किया। ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है, ये सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर आती हैं। और अगर हम इसको किसी फर्म से लिंक करें तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। और क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर, कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबॉर्डिनेट होगा, कौन लोअर लेवल पे काम करेगा, कौन मिडिल लेवल पे काम करेगा, और मिडिल लेवल पे क्या काम होगा, लोअर लेवल पे क्या काम होगा, ये सब डिसाइड होगा, ठीक है। आप इजीली से लिंक कर पाएंगे। आपको जस्ट क्या करना है,
इस वीडियो को दोबारा से रीप्ले करके देखो, या फिर इस एग्जाम्पल को दोबारा 2 बार, एटलीस्ट 2 बार रीड करो। डेफिनेशन पे आ जाते हैं। यहाँ 2 डेफिनेशंस गिवन है, आप कोई भी एक कर सकते हैं, चाहे तो दोनों भी कर सकते हैं। According to Lewis Allen, organizing is the process of identifying and grouping the work to be performed। तो लुइस एलन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है किसका, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क को पहले आइडेंटिफाई करो कि करना क्या है और फिर उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दो। उसके बाद डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिफाइन करेंगे, डेलीगेट मतलब किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है। अब ध्यान से सुनना, डेलीगेट टर्म आगे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में अलग से टॉपिक भी आएगा। डेलीगेटिंग इज़ सुपीरियर। सुपीरियर क्या करता है, उसे काम मिला है सपोज़ कि उसे सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है। अब वो सारी ट्रांजेक्शन्स खुद रिकॉर्ड करेगा तो उसके नीचे बंदे क्या करेंगे, उसके ऊपर बर्डन आ जाएगा ना सुपीरियर के ऊपर कि उसको सारी ट्रांजेक्शन्स देखनी है, हर जगह की, हर कस्टमर की। तो वो क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। मान लो एक नॉर्थ एरिया है उसके पास और एक साउथ एरिया है, अपने नीचे 2 बंदे बिठाएगा, कहेगा नॉर्थ एरिया की ट्रांजेक्शन्स तुम रिकॉर्ड करोगे, साउथ एरिया की तुम रिकॉर्ड करोगे, और वो क्या करेगा, सुपरवाइज। ठीक है, डेलीगेट मतलब अपना काम किसी और को दे देना करने के लिए। ठीक है, and establishing relationships for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives। इफ़ेक्टिवली का मतलब ही यही है, बिना टाइम वेस्ट किए, टाइम टू टाइम। जैसे मैंने फूड कमेटी का बताया आपको, फूड टिकटिंग और जो भी थर्ड कमेटी थी, कि उनको कैसे बिना टाइम वेस्ट किए काम करना है। अगर डेकोरेशन कमेटी अपना काम नहीं करती तो ना फूड कमेटी कर पाएगी ना टिकटिंग, राइट। ऐसे ही यहाँ पर है कि अगर कोई भी एक जना अपना काम नहीं करेगा तो पूरा फॉर्म के ऊपर बात आ जाएगी और वो ढंग से काम इफ़ेक्टिवली नहीं होगा। अब देखो, अकॉर्डिंग टू थियो हाइमन, हाइमन क्या कहता है, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग दी एक्टिविटीज़। सेम वही चीज़ आ गई यहाँ पर, ऊपर वाले में जो था, एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स अमंग देम। अथॉरिटी की किसको कितना काम करना है, किसकी कितनी लिमिट्स हैं बेसिकली, वो यहाँ आपको पता चलेगा। नेक्स्ट अब आ जाता है प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हमने प्लानिंग का भी प्रोसेस पढ़ा था। ऑर्गेनाइजिंग में कम स्टेप्स हैं बट इम्पॉर्टेंट ये भी है। सबसे पहले जो दोनों डेफिनेशंस में पॉइंट था वही, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। फर्स्ट स्टेप क्या है इसके अंदर, हम पहले काम को आइडेंटिफाई करेंगे और उसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड इस अकॉर्डिंग करेंगे जो भी हमारे प्लान्स हमने पहले बनाए थे, राइट। द वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज़, मतलब कि एक जने को इतना ही काम दिया जाएगा कि वो कर सके, ये ना उसके ऊपर बर्डन आ जाए। ठीक है, ना तो एक काम 2 बार हो, ना किसी एक बंदे के ऊपर बर्डन आए। इस तरीके से हम काम देंगे। कैसे देंगे, वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज़ सो दैट डुप्लीकेशन, यानी एक काम 2 बार ना हो, और बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉयज़। ये नहीं कि एक एम्प्लॉय के ऊपर ज़्यादा बर्डन है और एक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो फर्स्ट स्टेप क्या रहा यहाँ पर हमारा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, वट एवर द वर्क कंपनी विल गिव टू द एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट इज़ डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब हमने डिसाइड कर लिया कि एक बंदे को इतना काम मिलना चाहिए, एक बंदे को इतना काम मिलना चाहिए। अब जो भी सिमिलर पीपल का ग्रुप बन गया, सपोज़ जैसे अकाउंट्स का ग्रुप बन गया कि आप सबको अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, एक को नॉर्थ एरिया की करनी है, एक को साउथ एरिया की करनी है, एक को ईस्ट की करनी है, एक को वेस्ट की करनी है। उस जो वो ग्रुप बन गया उसको एक नाम दे दिया, ठीक है, क्योंकि वो एक ही चीज़ में स्पेशलाइज्ड काम कर रहा है, सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने में। तो जब आपने उस एक ग्रुप को नाम दे दिया, उसको बोल देंगे हम डिपार्टमेंट। ठीक है, और उस ग्रुपिंग प्रोसेस को बोलेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंटलाइजेशन। इट मीन्स कि जो भी एम्प्लॉयज़ सिमिलर काइंड ऑफ वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया, उस ग्रुप को कह दिया डिपार्टमेंट, और उस ग्रुपिंग प्रोसेस का नाम दे दिया डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, डिपार्टमेंट्स बहुत सारे क्राइटेरिया पे डिसाइड हो सकता है, वो बाद में बात करेंगे। सिंपल से एग्जांपल दूँ तो परचेज, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सब कॉमन है। फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये सब कॉमन चलते हैं। बाकी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं,
आप पढ़ना चाहें तो आपकी बुक में होगा, डेफिनेटली आप पढ़िएगा। थर्ड पे आ जाते हैं। अभी हमने ऊपर क्या किया, डिपार्टमेंट्स बना दिए। अब असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। इट इज़ नेसेसरी टू डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशंस। जॉब पोजीशंस के लिए हमने कितना वर्क डिफाइन करना है। सपोज़ एक सुपीरियर है, ठीक है, या फिर परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उसको क्या करना है, ठीक है, उसके अंदर जो बंदे हैं उसको क्या करना है, राइट। उस अकॉर्डिंग हम एलोकेट करते हैं वर्क को, पोजीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब लोअर लेवल पे जो काम करेगा और एक जनरल मैनेजर होगा, क्या उसका काम सेम होगा? नहीं, अलग होगा। तो हमें ये चीज़ पहले से डिसाइड करके रखनी है। वन मोर थिंग जो यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ हम एक्चुअली में लोगों को रखते नहीं हैं, हम सिर्फ उनकी पोजीशंस के बारे में बात करते हैं, जॉब पोजीशंस की। अगर मैंने बात की परचेज़ मैनेजर की, तो मैं परचेज़ मैनेजर के बंदे की बात नहीं करूँगी कि कौन सा बंदा मैंने रखा है जॉब पे। मैं बात करूँगी कि वो करेगा क्या क्या काम, जस्ट जॉब पोजीशन और उसके वर्किंग्स कि वो क्या परफॉर्म करेगा, ठीक है। Once departments have been performed, each of them is placed under the charge of an individual. एक इंडिविजुअल के चार्ज के अंडर रहेगा, मतलब एक उनको क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा। तो वो उस ग्रुप का क्या हो जाएगा, मैनेजर या हेड हो जाएगा, ठीक है। जॉब्स आर देन एलोकेटेड टू द मेंबर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, जितने भी उनके स्किल्स होंगे उनके अकॉर्डिंग जो है मेंबर्स को काम दे दिया जाएगा, ठीक है। अब ये एक्चुअली में अपॉइंट करने के बाद ही होगा ये काम। इट इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस दैट अ प्रॉपर मैच इज़ मेड बिटवीन द नेचर ऑफ जॉब एंड एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। अब वो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जॉब की नेचर क्या है और इंडिविजुअल कितना काम कर सकता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, ये सब देखते हुए ही हमें उस पर्सन को जॉब देनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम 2-3 पर्सन सपोज़ इंटरव्यू ले रहे हैं बाद में या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें उस पर्सन को अपॉइंट करना चाहिए या जॉब असाइन करनी चाहिए जो बेस्ट उस जॉब के लिए सुटेबल पर्सन होगा, राइट। ये था हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। अथॉरिटी मतलब हमने एलोकेट कर दिया, ठीक है, लेकिन अथॉरिटीज़ जवाब देनी कि अगर मैं पूछना चाह रही हूँ कि परचेज़ में रॉ मटेरियल कितना पड़ा है, तो मैं किससे पूछूंगी, ठीक है, परचेज़ मैनेजर से। अगर मुझे पूछनी है कि नॉर्थ एरिया के अंदर आखिरी 2 दिनों में कितनी सेल्स हुई है, तो मैं किससे पूछूंगी, सेल्स मैनेजर से, ठीक है। इट मीन्स कि वो मुझे वो रिस्पॉन्सिबल हैं इंफॉर्मेशन बताने के लिए, तो मैं वो चीज़ किससे पूछूंगी, एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर अगर मैं सीईओ हूँ या एमडी हूँ, व्हाटएवर, तो मैं ये छोटी मोटी चीज़ें जो पूछने मैं किससे पूछूंगी, ठीक है। ईट इन मेरली एलोकेशन ऑफ वर्क इज़ नॉट इनफ, ये इनफ नहीं होता। ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो हु ही हैज़ टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम, उसको किससे ऑर्डर्स लेने हैं और उसको किसको आंसर देना है। आंसर मतलब वो किसको इन्फॉर्मेशन बताने के लिए अकाउंटेबल है, राइट। अब मैं एमडी हूँ, मैं डायरेक्ट बोलती हूँ सेल्स मैनेजर को ले आओ और मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्या करूँगी, जनरल मैनेजर को बोलूँगी, ठीक है। फिर जनरल मैनेजर सभी डिपार्टमेंट्स के मैनेजर से डील करेगा और मुझे इन्फॉर्मेशन लाकर देगा, राइट। इट मीन्स कि जो परचेज़ मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर हैं, वो ऑर्डर्स किससे लेंगे, जनरल मैनेजर से, ठीक है। और जो अपना बताएंगे अकाउंटेबल है, परचेज़ मैनेजर, सेल्स मैनेजर या वॉट एवर कोई भी मैनेजर है, वो रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज़ के, किसको आंसर देने के लिए, जनरल मैनेजर को आंसर देने के लिए, राइट। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच क्लियर रिलेशनशिप्स हेल्प्स टू क्रिएट अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। इट मीन्स कि कौन किसका बॉस है, कौन किसके अंडर है, ये सब चीज़ें उनको पता चलेंगी और जिसकी वजह से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन किस पोस्ट पे है, कौन क्या काम देखता है, ठीक है। और इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन भी आएगा डिपार्टमेंट्स के बीच में। सिर्फ 4 ही स्टेप्स थे। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यू कैन कमेंट, डेफिनेटली आपके कमेंट्स को सुना जाएगा। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस।
इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने बोला था कि एक बंदे को एक स्पेसिफिक जॉब ऑफर कर दी जाएगी, एक स्पेसिफिक वर्कर को, ठीक है, ऑन रेगुलर बेसिस। जब वो वही काम करता रहेगा, एक ही टास्क को हर रोज़ बार बार रिपीट करता रहेगा, तो उसे उस टास्क की पूरी नॉलेज हो जाएगी, एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है, और उसकी वजह से वो उस चीज़ के अंदर स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। ये हमें ऑर्गेनाइजिंग से बेनिफिट मिलता है। परचेज़ मैनेजर का एग्जांपल देते हैं। अब उसे पता है कि कैसे हैंडल करना है अपने डिपार्टमेंट को, और जनरल मैनेजर से अपने ऑर्डर्स लेने हैं, और वो जनरल मैनेजर को अपने रिजल्ट्स बताने के लिए अकाउंटेबल है, राइट। तो अब उसे ये चीज़ पता है, तो वो इस चीज़ के लिए क्या हो रहा है, स्पेशलाइज्ड हो रहा है। वो डे बाय डे अपना काम जो है बेटर टू बेटर करता जाएगा, क्योंकि उसे उस एरिया में क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज़ क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। अब मैंने बताया था ऊपर हायरार्कियल स्ट्रक्चर यानी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बन चुका है, तो वर्किंग रिलेशनशिप सबको क्लियर हो जाएंगे कि कौन किसका बॉस है, किसको किसे रिपोर्ट करना है, किससे इंस्ट्रक्शंस लेनी है, राइट। तो इससे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। एम्बिग्यूटी मतलब कन्फ्यूजन कि कहाँ से पूछना है, राइट। नेक्स्ट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये चीज़ हमने ऊपर भी डिस्कस की थी कि जब एक काम डुप्लीकेट नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी, एक काम दो बार नहीं होगा और कोई भी काम छूटेगा नहीं, दैट मीन्स ये रिसोर्सेज जो हैं ऑप्टिमली यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट इज़ अडेप्शन टू चेंज। जहाँ बिजनेस काम करता है उसके आसपास को बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कॉम्पिटिटर्स हो गए, गवर्नमेंट के रूल्स हो गए। तो वो बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है डे बाय डे चेंज होता रहता है। कभी गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो रहे हैं, कभी कॉम्पिटिटर्स कुछ नया लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउज अ बिजनेस एंटरप्राइज टू एकोमोडेट चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। जो भी चेंजेस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग उसे क्या करता है, अलाउ करता है अचीव करने के अंदर, कि हम उसको अडेप्ट कर लें जो भी चेंजेस हो रहे हैं। इट अलाउज़ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू बी सुटेबली मॉडिफाइड। उसको हम क्या करते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं रिलेशनशिप्स को मैनेजरियल लेवल पे, ताकि स्मूथली काम चलता रहे। नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन ने क्लियरली बता दिया क्या जॉब है, उससे रिलेटेड क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी। इसकी वजह से जब भी कोई नया पर्सन अपॉइंट करेंगे, सपोज़ पिछला पर्सन छोड़ के चला गया है, उसका प्रमोशन हो गया, तो हमें फिर से उसे सब काम समझाने की ज़रूरत नहीं है, उसे कन्फ्यूजन नहीं होगी, ना कोई काम की डुप्लीकेशन होगी। हम जॉब का नाम बताएंगे, उससे रिलेटेड ड्यूटीज़ बताएंगे और हम पर्सन को अपॉइंट कर लेंगे। इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज़ ईजियर, राइट। और क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स एनेबल्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। सबको पता है कि मैंने किससे ऑर्डर्स लेने हैं, किससे इंस्ट्रक्शंस लेनी है, और किसको मैं इंफॉर्मेशन देने के लिए अकाउंटेबल हूँ। सो दैट इज़ क्लैरिटी ना ओनली, जिसकी वजह से पॉसिबल है। तो इसकी वजह से मैनेजमेंट जो है एंटरप्राइजेस की वो इजी हो जाती है, और एडमिनिस्ट्रेशन इफ़ेक्टिव यानी बहुत अच्छे से काम करने लग जाती है। क्यों? क्योंकि सबको अपनी जॉब्स पता है, ड्यूटीज़ पता है, रिलेशनशिप्स क्लियर हैं, अथॉरिटी क्लियर है, सब क्लियर है, तो प्रॉब्लम कहाँ है फिर? एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से रन करेगी डेफिनेटली। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। यहाँ पर्सनल का मतलब है जो भी एम्प्लॉयज़ या मैनेजर्स जो भी वहाँ उस फर्म के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट। अब वो कैसे होगी, ध्यान से सुनो। ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमंग द मैनेजर्स। उनके जो मैनेजर्स हैं उनके बीच में क्या आएगी, क्रिएटिविटी आएगी। कैसे? मैनेजर्स क्या करते हैं, अपना काम अपने सबॉर्डिनेट्स को, जो उनके नीचे काम कर रहे हैं, उनको दे देते हैं, ताकि मैनेजर्स का काम क्या हो जाए, कम हो जाए, और वो क्या कर सके, इजीली सुपरवाइज, राइट। तो अब उन्होंने क्या किया, काम वर्कलोड को कम कर दिया डेलीगेट करके, ठीक है। द रिडक्शन इन वर्कलोड बाय डेलीगेशन इज़ नॉट जस्ट नेसेसरी बिकॉज ऑफ लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, but also allows the manager to develop new methods and ways of performing task। अब सिर्फ इसीलिए नहीं किया कि मैनेजर इतना सारा काम नहीं संभाल सकता,
इसलिए भी किया क्योंकि मैनेजर को और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं, कुछ ना कुछ नई इन्वेंशंस, कोई नए रूल्स, जिस तरीके से वो अपने टास्क को बेटर परफॉर्म कर सके। ठीक है, कोई नए मेथड्स या वेज भी हो सकते हैं। तो इनसे टाइम मिल जाता है उनको ग्रोथ के एरियाज़ को एक्सप्लोर करने का, कोई इनोवेशन के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढने का, जो कि हमें बहुत हेल्प करेगा कंपनीज कॉम्पिटिटिव पोजीशन अचीव करने के लिए। कंपनी जिस पोजीशन पे है उसको और बढ़ाता जाएगा, उसकी ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ये भी बहुत ईजी है। ऑर्गेनाइजिंग से ग्रोथ कैसे होगी? जब सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है, अथॉरिटीज़ क्लियर हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है कोई, राइट? तो इससे क्या होगा कि बर्डन कम हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रही है तो वो सोचेंगे कुछ और करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, उनको टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि वो और जॉब पोजीशंस निकालेंगे, यानी और एम्प्लॉयज़ को ऐड करेंगे, और डिपार्टमेंट्स को रिक्रूट करेंगे, लोगों को लेकर आएंगे, नए प्रोडक्ट्स बनाने शुरू करेंगे। ठीक है, और क्या क्या कर सके, कस्टमर्स ज़्यादा बढ़ाना चाहेंगे, सेल्स बढ़ाना चाहेंगे, प्रॉफिट बनाना बढ़ाना चाहेंगे, राइट? तो ये सारी थी इसकी एडवांटेजेस। अब कंक्लूजन देखो। दस ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच मैनेजर ब्रिंग्स ऑर्डर आउट ऑफ केओस। केओस मतलब मैस होता है ना, बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, वो यहाँ पे क्या होगा, हम अवॉइड कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको पता है सबकी, और एक ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं जिसमें हम ईजिली टीम वर्क से काम कर सकें। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।